नेक्स्ट अगर हम डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम की बात करते हैं तो वो कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम क्या होता है कि जब भी हम क्या करेंगे कि किन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक आप लोगों को मैंने मोटिव्स पढ़ाए थे कि जो क्या कर रहे थे कि डीएनए और प्रोटीन के अंदर जो इंटरेक्शन थी उनके बीच में काम कर रहे थे, जैसे कि हेलिक्स लूप हेलिक्स या फिर हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ऐसे टाइप के क्या थे मोटिव से। वो मोटिव क्या कर रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोटीन्स है या फिर क्या होता है जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है उनमें कोई भी अगर मिसमैच हो जाता है तो ये क्या होते हैं, ये सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम्स, ठीक है। इनसे भी क्या हो जाता है, अगर इन रिपेयर सिस्टम्स को हम अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन अगर इनके अंदर भी कोई म्यूटेशन हो जाती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस डिजीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है इन रिपेयर सिस्टम के अंदर, लाइक ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है तो इनके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, कोकिन सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, कोकिन सिंड्रोम्स हो जाता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाता है, इसमें भी क्या है कि अलग अलग टाइप के जैसे रिटार्डेशन हो जाएगी, एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती है, ठीक है, जैसे कि ब्रेन पावर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये क्या है कि सारी एब्नॉर्मेलिटीज आना या फिर म्यूटेशन हो जाना, ये सारे क्या होता है कि इन रिपेयर सिस्टम्स के अंदर फिर से कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई जीन डिसएक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से रिपेयर सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनमें कैसे कैसे टाइप के रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम। डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो डीएनए का मॉडल, जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, उनके अंदर कैसे रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या हो जाएंगी, जो हमारे डीएनए के सीक्वेंस होंगे वो सेम टाइप के होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर हम ओराई की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 245 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। बताया था नहीं बताया था, बताओ भाई। यस मैम, बताया था। 245% होते हैं। तो वो कैसे टाइप के सीक्वेंस हैं, होमोलोगस टाइप के सीक्वेंस हैं। लेकिन अगर हम नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस का मतलब होता है कि क्या हो जाएगा, जो रिपेयर सिस्टम है, रिपेयर सिस्टम के अलावा जो न्यूक्लियोटाइड है या फिर जो सीक्वेंस होंगे वो थोड़ी उनके अंदर कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होंगी। जैसे कि थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, लगा लो ATGC, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, जैसे एक मिनट, जैसे हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है ATGC, ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या हो जाएगी, TAC और G, ये हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, इससे अलग कोई भी थोड़ा सा सीक्वेंस आ गया तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोलोगस सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। अब ये भी किसके अंदर होता है, ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है। अब ये भी चीज़ स्पेसिफिक कर रखी है, ये क्या करता है कि अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से फेज़ में होता है, G2 फेज़ में होता है। G2 फेज़ का मतलब आप लोग अब ये चीज़ देखो कि रेप्लिकेशन होने के बाद अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, इस टाइप के रिपेयर सिस्टम की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक टाइप का पोस्ट रेप्लिकेशन। क्योंकि रेप्लिकेशन किस में हो जाएगी, एस फेज़ के अंदर हो जाएगी। तो एस फेज़ के बाद किसकी सिंथेसिस होती है, G2 फेज़ की सिंथेसिस होती है। तो ये भी कब काम करता है, ये भी कौन, ये रिपेयर सिस्टम कब कब काम करेगा, बताओ भाई। आफ्टर एप्लीकेशन मैम, पोस्ट बिल्कुल। एप्लीकेशन। हाँ, तो ये भी क्या कैसे काम करेगा, पोस्ट एप्लीकेशन। और ये भी ध्यान रखना, ये भी किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिपेयर सिस्टम, मतलब कि कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है, ये रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रिपेयर कैसे करेगा, रिपेयर की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने पहले न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में पढ़े थे। कोई भी न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है, ठीक है, उसके अंदर जो भी मिसमैच हुआ है तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा कि कोई ना कोई सीक्वेंस उसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे उसका काम रिकॉग्नाइज करना है तो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज तो हो गया वो सीक्वेंस, अब क्या करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा डीएनए को। मेल्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को बाहर निकाला जाएगा, मतलब उसको कट किया जाएगा। कट करने के बाद क्या हो जाएगा, कट करने के बाद क्या होता है, लाइगेज एंजाइम से क्या होता है, उसको रीजॉइन
ज्वाइन कर दिया जाता है। ऐसे ही क्या है कि डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम है, तो डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम में भी क्या होता है, इनके पास भी क्या होता है। अब ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ कर रखी है कि जब भी डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम है तो इनके अंदर म्यूटेशन कब आती है, तो ये चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे। जब भी क्या होगी, कोई रेडिएशन आएंगी, हाई स्ट्रेंथ रेडिएशन। हाई स्ट्रेंथ रेडिएशन का मतलब जैसे कि जो हमारी अर्थ के ऊपर रेडिएशंस आ रही है, लाइक अल्फ़ा बीटा गामा एक्स रेज, जो ये म्यूटेशंस आ रही, जो ये रेज आ रही है, ये रेज क्या करती हैं हमारी स्किन के ऊपर। जैसे आप लोग देखते हो मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, स्किन क्या होती है, डार्क होने स्टार्ट होते हैं। जितना ज़्यादा हम सन रेज की तरफ रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारी स्किन डार्क होती जाती है। तो वो क्या होंगे, जैसे इतना ज़्यादा इसकी वजह से क्या होंगे, स्किन कैंसर होने लग जाएंगे। ऐसे ही क्या है कि अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी जो डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम होता है वो कब एक्टिवेट होता है, जब भी क्या होते हैं कि जो रेज होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल अमाउंट के अंदर क्या हो जाएंगी, हमारे ऊपर आएंगी। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पे आ रही है तो मतलब क्या है कि हम उनके कांटेक्ट में हैं, तो जितनी ज़्यादा रेज आएंगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, हमारे जो डीएनए है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, म्यूटेशन कोज होने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए तो क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसकी सरफेस पे क्या है, एक ओजोन लेयर प्रेजेंट है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, आधे से ज़्यादा जो हमारी ये यूवी रेज होती है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी तो अब एक बात बताओ कि ये इतनी ज़्यादा हीट हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो ये हमारी ओजोन लेयर है इनमें क्या हो रहा है, होल्स होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन होल्स की वजह से क्या हो गया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया जो अर्थ के ऊपर जितनी भी अभी यूवी से रेज आ रही है वो इसी वजह से हो रहा है। इसी वजह से जो हमारी अर्थ है वो हीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अब कभी भी जो रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है, डबल स्टैंडर्ड जो रिपेयर सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब उसके अंदर म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन कब किसकी वजह से आती है, जो भी क्या है ये रेज आएंगी लाइक एक्स वी या फिर बीटा गामा डेल्टा, ये टाइप्स की रेज आते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, इनकी वजह से भी कौन सी डिजीज होती है, क्लास्ट्रोजन। क्लास्ट्रोजन का मतलब होता है कि किसी ना किसी पार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाना। वो एबनॉर्मलिटीज़ किसकी वजह से आएगी, रेस की वजह से आएगी, लाइक जैसे इंफ्रारेड रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इनकी वजह से आती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, अब जो रेज आएंगी रेज की वजह से क्या होगा कि अनकंट्रोल डिवीजन होएगी, म्यूटेशंस होएंगी और क्या होगा, मिसमैच होगा। इनकी वजह से क्या होगा, कैंसर कोज होगा। लेकिन इन रेज को कम करने के लिए एक एंटी कैंसर ड्रग भी होती है, उसका नाम क्या है, ब्लियोमाइसिन। ये चीज़ वैसे ध्यान रखना कि कल को फ्यूचर में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकती है। तो ब्लियोमाइसिन टाइप की एक ड्रग है जो कि किसके अपोजिट काम करती है, जो भी ये रिपेयर सिस्टम है, मतलब ये क्या करती है कि जैसे कोई भी म्यूटेशन हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, ठीक है, हम रिपेयर कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए क्या दे देते हैं, उनको एक एंटी कैंसर ड्रग दे देते हैं। जैसे कि अब हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, किसके, कोविड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडी की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि ये ड्रग एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब ये किसके अपोजिट लेंगे, जो भी अनकंट्रोल डिवीजन हो रही है उसके अपोजिट लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, यस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ बताओ भाई। अच्छा, अब इसका रिपेयर सिस्टम फटाफट देख लो कैसे है। ठीक है, रिपेयर सिस्टम के पॉइंट्स वही मिलेंगे, सिर्फ डिफरेंस किस में मिलेगा, एंजाइम्स में डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रैक ए बी सी डी, ये 4 टाइप के एंजाइम होते हैं। इनकी है ना एक टेबल बना लेना। ठीक है, हर एक जैसे जितने भी रिपेयर सिस्टम है उनकी एक टेबल बना लेना। टेबल क्या क्या बनाओगे, टेबल के अंदर पॉइंट्स लिखना सबसे पहले कि कौन से रिपेयर सिस्टम के अंदर कौन से एंजाइम है, कौन से एंजाइम लिखने के बाद क्या करना, उसके स्पेसिफिक रोल के बारे में लिखना। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूवीआरए है, यूवीआरए का काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना या फिर आइडेंटिफाई करना, तो उसका काम उसके साथ में लिखना। उसके अलावा ये रिपेयर सिस्टम कब एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की बात करते हैं तो वो कब एक्टिवेट होता है, जब भी थाइमिन डाइमर के बीच में बॉन्ड बनता है या फिर कोई बल्कि ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या है, एक मिसमैच है। तो आप लोगों को है ना ईजी रहेगा और टेबल से आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा एक ही बारी में रिपेयर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। एक टेबल यस मैम। टेबल बना लेना, एक उससे टेबल से अच्छे से याद होगा। ऐसे ही है ना, एक टेबल बना लेना या फिर एक डिफरेंस बना लेना कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या जो भी डिफरेंस है वो कहाँ किस किस पॉइंट पे है। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन एंजाइम कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ पे एप्सिलॉन काम कर रहा है, कहाँ पे डेल्टा काम कर रहा है, कहाँ पे डीएनए पोल 1 काम कर रहा है, कहाँ पे डीएनए पोल 3 काम कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम है, रैक ए, रैक बी, रैक सी और रैक डी। ठीक है, रैक ए का काम क्या है कि पेयरिंग करना। पेयरिंग किसके बीच में होएगी, जो भी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जहाँ पे भी कट लगेगा, मतलब कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था, किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करा, मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, उस सीक्वेंस को निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या होता है, उसके अलावा क्या होगा कि लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, उसकी पेयरिंग कर देगा। तो ऐसे ही क्या होता है, रैक ए का काम क्या है, पेयरिंग करना। और जो रैक बी सी डी, रैक बी सी डी क्या होता है, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इन ये तीनों मिलके क्या करते हैं, सबसे पहले कट करेंगे। कट करने के बाद कट कहाँ करेंगे, 5 एंड पे कट करेंगे। अब ये भी चीज़ स्पेसिफिक कर रखी है, कहाँ पे कट करेंगे, 5 एंड पे कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद क्या हो जाएंगे, अब कट करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखी है आप लोगों को। यहाँ पे देखो 2 सीक्वेंस दिख रहे होंगे, 2 सीक्वेंस के बीच में एक कट दिख रहा है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो एक बीच में एक कट दिख रहा है आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, और नीचे वाले 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जा रहे हैं, तब भी एक कट दिख रहा है। और उस स्टैंड को हम लोगों ने होमोलोगस दिखा रखा है। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले कट करेगा। अब जो ये बीच में जो सीक्वेंस दिखा रखा है ना, जो बीच में एक ब्लैंक स्पेस दिखा रखा है, जो इन दोनों, ये दोनों जो स्टैंड है, इनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, वो ब्लैंक स्पेस क्या दिखा रखा है, वो यही चीज़ दिखा रखी है कि यहाँ पे कोई ना कोई मिसमैच हुआ है। तो मिसमैच को सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे मिसमैच होने का मतलब इस सीक्वेंस को हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट कौन करता है, जो रैक बी सी डी है, वो तीनों ही क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे और वो क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, प्रोसेसिंग एंजाइम। प्रोसेसिंग एंजाइम का मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कट करने के बाद एक और चीज़ होती है, जब भी हमें नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, तो हम कौन से एंड पे ऐड करेंगे उनको, 3 प्राइम मैम। 3 प्राइम पे। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्रिएट ए 3 प्राइम ओवरहैंग। 3 प्राइम ओवरहैंग का मतलब क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि जो 3 प्राइम एंड होगा उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड देखो, एक्सटेंड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 3 प्राइम एंड है वो जितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा, उसके अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जो 3 प्राइम एंड है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनके अंदर कोई भी फ्यूचर में मिसमैच ना हो। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ओवरहैंग करते हैं। हम लोगों ने यही सेम प्रॉपर्टी किसके अंदर पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी हम लोगों ने, ये सेम प्रॉपर्टी किसके अंदर पढ़ी थी, टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स। वेरी गुड। तो उनमें क्या पढ़ी थी हमने, टीलोमरेज के अंदर ये सीक्वेंस पढ़ा था। टीलोमरेज क्या करता है कि छोटा होता जाता है, जैसे जैसे एजिंग होती जाती है तो सीक्वेंस क्या होता है, छोटा होता जाता है। तो उस सीक्वेंस को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, वो भी ओवरहैंग करता है। ऐसे ही क्या होता है, जो ये डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम है, ये भी क्या करता है कि ओवरहैंग कर लेता है। कौन से एंड को ओवरहैंग करेगा, 3 प्राइम ओवरहैंग। 3 प्राइम को क्यों करता है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो 3 प्राइम एंड पे ही होंगे। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, प्रोकैरियोट के अंदर कौन सी टाइप का रिपेयर सिस्टम है, डबल स्ट्रैंडेड रिपेयर सिस्टम। समझ में आ गया, यहाँ तक बताओ फटाफट, समझ में आ गया नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है ये प्रोसेस, बताओ भाई। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। सबसे पहले देखो, अभी अब एक बार मैं ये करवा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसको भी रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि 3 प्राइम ओवरहैंग बना लिया। 3 प्राइम ओवरहैंग बनाने के बाद क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, स्टैंड इन्वर्जन। स्टैंड इन्वर्जन का मतलब क्या होते हैं कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। ऐसे ही क्या करेगा कि स्टैंड इन्वर्जन, इन्वर्जन आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इन्वर्जन पढ़ा हुआ है, इन्वर्जन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बताना एक बार। यस मैम। क्या करता है वो, 180 डिग्री रोटेशन करेगा और क्या करेगा, अपने स्टैंड को क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। पढ़ा है ना ये चीज़। यस मैम। तो ये भी क्या करेगा कि 3 प्राइम ओवरहैंग होने के कारण क्या करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना लेगा और क्या करेगा, अपने स्टैंड को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ये देखो, जैसे मैंने आप लोगों को ये 2 पॉइंट दिखा रखे हैं, ये क्या कर रहा है कि जो नीचे वाला स्टैंड है वो ऊपर वाले से एक्सचेंज कर रहा है और जो ऊपर वाला स्टैंड है वो नीचे वाले से। इसके अलावा आप लोगों ने यही सेम चीज़ जेनेटिक्स में पढ़ी होगी, जेनेटिक्स में पढ़ी है यही चीज़, लिंकेज पढ़ी है आप लोगों ने।
लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर पड़ा है, Yes, ma'am. तो उसमें भी यही चीज़ पड़ी होगी अच्छे से कि वो अपने स्टैंड को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज में क्या है, तो इसी पार्ट को हमने क्या बोला हुआ है, स्टैंड इन्वर्जन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, इस काम को कौन करेगा, रैक ए एंजाइम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इन ये जो काम कौन करेगा, रैक ए एंजाइम करेगा। अब जैसे जैसे जो ये अब हमने एक्सचेंज भी कर लिया, एक्सचेंज करने के बाद क्या करेंगे, अब ये इलोंगेशन करेंगे, मतलब अपने स्टैंड को क्या करेंगे, बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रांच माइग्रेशन। आप लोगों को ये 2 डॉट दिख रही है, देखो पीडीएफ में ये डॉट्स दिख, ये डॉट्स क्या करेंगी, अब ये स्टैंड को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप लोगों ने बाई डायरेक्शनल प्रोसेस देखा था ना, तो वो क्या कर रहे थे, इलोंगेशन होना स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन जब तक टस प्रोटीन नहीं आता वो इलोंगेट होते रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि इनके अंदर भी क्या होता है कि ब्रांच माइग्रेशन होगा। ब्रांच माइग्रेशन का मतलब अब ये इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्या होंगे, अपनी एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, इलोंगेट होते जाएंगे। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग टाइप के प्राइम एंड है, तो प्राइम एंड से क्या करेंगे, सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस एंड गैप रीसीलिंग। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस का मतलब वही जो ये इलोंगेशन प्रोसेस हो रहा है, तो इनकी डीएनए की सिंथेसिस के लिए कौन सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पोल 3। और गैप की सीलिंग के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, डीएनए पोल 1 और लाइगेज, यही पढ़ा होगा। ध्यान से एक बार इसको अच्छे से रिकॉल, हाँ इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम पढ़ा था लास्ट में, डीएनए पोल 1, और कौन सा एंजाइम पढ़ा था, लाइगेज। यहाँ कौन काम करता है, डीएनए पोल 3, और कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइगेज। लाइगेज रीसीलिंग का काम करता है, लेकिन सिंथेसिस अलग अलग करता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की बात करें तो डीएनए पोल 1, ध्यान रखना। और अगर हम बात कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम की, तो कौन काम करेगा, डीएनए पोल 3। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार ये रिवाइज करवा देती हूँ ये सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि पेयरिंग होती है, किस में पेयरिंग होती है, पेयरिंग का काम कौन करता है, रैक ए काम करता है। कौन कौन से एंजाइम थे, रैक ए, रैक बी, रैक सी, रैक डी। ठीक है, रैक ए क्या करता है, पेयरिंग का काम करता है, क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं, रैक बी, रैक सी और रैक डी। ये तीनों क्या करेंगे, कट करना स्टार्ट कर देते हैं, कट कर देंगे, कट करके क्या करेंगे, उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है, आप लोगों ने क्या देखा है, 3 प्राइम ओवरहैंग। 3 प्राइम ओवरहैंग का मतलब क्या हो जाएगा, वो किस लिए करता है, क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना स्टार्ट कर देगा, और क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा उस स्टैंड की। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टैंड इन्वर्जन। स्टैंड इन्वर्जन का मतलब क्या करेगा, वो अपने स्टैंड को क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, 180 डिग्री रोटेशन कर लेगा, मतलब वो दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पोलीमराइजेशन या सिंथेसिस। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस से पहले एक स्टेप क्या आता है कि ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन कौन करता है, रव ए और रव बी। रव ए और बी, ध्यान रखना ये भी एंजाइम के नाम है, रव ए और बी, ये दोनों क्या करते हैं, ब्रांच माइग्रेशन। मैंने हर एक एक पॉइंट को अच्छे से लिख रखा है। रव ए और बी क्या करते हैं, ब्रांच माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस एंड गैप सीलिंग, गैप रीसीलिंग, मतलब डीएनए की सिंथेसिस। अब जो ब्रांच माइग्रेशन होने के बाद क्या होंगे, जो स्टैंड है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए पोल 3, और क्या आएगा, लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, रीसील कर देगा, और डीएनए पोल 3 क्या करेगा, सिंथेसिस में हेल्प करेगा। आ गए समझ में दोनों सिस्टम, Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है।